चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कुछ भी हो सकता है, IBPS AF हो सकता है, या फिर आपकी MSc एंट्रेंस एग्जाम हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम हो सकती है। तो कोई भी एग्जाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ऐसे एग्जाम के लिए 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 1। The pest population level at which the expected crop damage exceeds the cost of implementing control measures। तो ऑप्शन दिए गए हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक इंजुरी लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जनरल इंजुरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री। तो इसका जो सही जवाब है वो है इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। ठीक है, अब इकोनॉमिक इंजुरी लेवल क्या होते हैं, इसका जो कंसेप्ट है वो हम एक बार देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली टर्म होती है वो होती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, पहली जो टर्म है वो है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए GEP। अभी GEP क्या होती है? सो GEP इज अ एवरेज पॉपुलेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, मतलब अगर हम एक रेंज निकाले, ठीक है, तो इस रेंज के भीतर अगर इंसेक्ट है तो इसकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है 10-20 साल से वो ना इसके ऊपर गया है या नीचे गया है। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है, मतलब एवरेज निकाला गया है हर एक साल का। यहाँ पे तो 10-12 साल 20-25 साल का रिकॉर्ड लिया जाता है, डाटा लिया जाता है, और फिर जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो तय होती है। अब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एवरेज डेंसिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन कभी कभी वो इस रेंज के भीतर न रह के इससे ऊपर भी निकल सकते हैं इंसेक्ट। मतलब अगर ये रेंज 5 से 10 की है तो 10 से ज्यादा इंसेक्ट एक प्लांट के ऊपर हमें दिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लेवल एक क्रॉस करता है तो ऊपर की जो लेवल होती है वो होती है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एक ऐसी लेवल होती है जिस लेवल पे जाके हमें कंट्रोल मेजर स्टार्ट कर देने होते हैं। अगर हम कंट्रोल मेजर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे स्टार्ट नहीं करते तो फिर हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, economical losses we have to bear if a pest cause if pest crosses above the economic threshold level। ठीक है, अब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे हमें क्या करना होता है? स्प्रेइंग स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि अगर हम स्प्रेइंग यहाँ पे करते हैं तो अगर हमें 5,000 का खर्चा स्प्रेइंग के लिए आता है तो उसके बाद हमें इनकम इसमें लॉस नहीं होगा। 5,000 तो आपके निकल जाएंगे, 6,000 7,000 कितने भी आपके निकल सकते हैं पैसे। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे अगर हम स्प्रेइंग नहीं करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, और पेस्ट पॉपुलेशन अगर इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तक चला जाता है तो यहाँ पे हमें लॉस बियर करना पड़ता है। इस वजह से कहा गया है कि द पेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच द एक्सपेक्टेड क्रॉप डैमेज एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहा गया है। तो देखिए क्या कहा गया है, द पेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच द एक्सपेक्टेड क्रॉप डैमेज एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर। जितना हम खर्चा करने वाले हैं स्प्रेइंग के लिए उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो सकता है अगर पेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजुरी लेवल के ऊपर जाता है तब। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मोलिब्डेनम डिफिशियंसी इन ब्रोकोली कॉज विच डिसीज। मोलिब्डेनम जो डिफिशियंसी है वो ब्रोकोली में कौन सा डिसीज कॉज करती है? तो ऑप्शन है विप्टेल अक्योचिडिसिस, खैरा, रेडनिंग और व्हाइट बर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है विप्टेल डिसीज। ठीक है, विप्टेल डिसीज कॉज होता है मोलिब्डेनम के डिफिशियंसी से। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ब्रोकोली आपने कभी देखे होगे, नहीं देखे होगे, तो इस तरीके की जो ब्रोकोली है वो दिखती है। ठीक है, कॉलीफ्लावर और इसकी फैमिली जो है वो सेम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप इज यूज्ड एज अ ट्रैप क्रॉप टू कंट्रोल रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंडनट। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए सिसाम, मेज, काउपी, लेंटिल और लिंसिल। तो इसका जो सही जवाब है वो है काउपी। ठीक है, काउपी यूज करते हैं हम एज अ ट्रैप क्रॉप टू कंट्रोल रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंडनट। ठीक है, तो जो ट्रैप क्रॉप होते हैं, ठीक है, वो ट्रैप क्रॉप क्यों हम यूज करते हैं?
तो पहली बात जो है, ट्रैप क्रॉप का जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। ट्रैप क्रॉप की जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है एज अ मेन क्रॉप। तो जब भी पेस्ट आएंगे तो ट्रैप क्रॉप के ऊपर पहले आएंगे, क्योंकि ट्रैप क्रॉप की जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट होती है, तो जल्दी उनके ऊपर पेस्ट गिरेंगे। और ऐसे पेस्ट हम आइडेंटिफाई करके ये जो ट्रैप क्रॉप है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उनके साथ साथ उस वो जो पेस्ट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस वजह से ट्रैप क्रॉप हम यूज करते हैं। जनरली हम बाउंड्री के ऊपर उसको शो कर सकते हैं, या कुछ लोग एक डेफिनाइट रो पैटर्न में भी इसको शोइंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्री स्पेसिस फॉर अर्ली क्रॉपिंग। अर्ली क्रॉपिंग में जो भी क्रॉप हम शोइंग करने वाले हैं, तो उन क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रिलीज अलेलोकेमिकल्स, शैलो रूटेड, नाइट्रोजन फिक्सर, पाम स्पेसिस और नॉन लेग्यूम्स, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सर क्यों होना चाहिए वो थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। तो अलेलोकेमिकल्स यानी क्या होता है, एक ऐसे कुछ ट्री स्पेसीज होती है जो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे दूसरे स्पेसीज को क्या होता है, डैमेज होता है। तो ऐसे केमिकल को हम अलेलोकेमिकल्स कहते हैं। तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसका आंसर नाइट्रोजन फिक्सर हो सकता है, ठीक है। अब अले क्रॉप मतलब क्या होते हैं, तो 2 क्रॉप्स है, ये देखो 2 रो हमने सोइंग की है, 2 रो हमने क्या किया है, सोइंग किया है। ये जो पहला रो है और ये सेकंड रो है, 2 रो में हमने सोइंग करी है क्रॉप्स की। अब ये जो क्रॉप्स है वो पेरेनियल्स हो सकते हैं, कुछ नट क्रॉप्स हो सकते हैं, टिम्बर क्रॉप्स हो सकते हैं, फॉरेज क्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। और इन 2 क्रॉप के रो के बीच में हम क्या करेंगे, ये जो 2 रो हमने लगाए उनके बीच में हम कुछ भी उगा सकते हैं, पल्सेस उगा सकते हैं, सीरियल्स उगा सकते हैं, या दूसरे कोई भी क्रॉप हम उगा सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ली क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अर्ली क्रॉपिंग इसी को हम कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा। अगर वो नाइट्रोजन फिक्सर होंगे तो ये जो बीच में हम क्रॉप्स लगाएंगे तो उन क्रॉप को नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा, इस वजह से अर्ली क्रॉप शुड बी नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू क्रीडा डेप्थ फॉर डीप फ्लोइंग इज, ठीक है। क्रीडा के अनुसार डीप फ्लोइंग जो है उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 25 to 30 सेंटीमीटर, 35 to 40 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 25 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वो भी हम देखते हैं क्यों। तो क्रीडा यानी क्या होता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। क्रीडा का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इट इज अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो इंस्टीट्यूट है वो ICAR के अंडर आती है। 1985 में वो एस्टेब्लिश हुई थी विथ अ मैंडेट टू कैरी आउट बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इन रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मतलब जो भी एरिया ड्राई है उनके लिए वो इंतजाम करेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे, रेनफेड फार्मिंग के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंडेट है उनका टू कैरी आउट अ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इन रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रीडा डेप्थ ऑफ फ्लोइंग इज शैलो रूटेड अगर है तो 5 to 7 सेंटीमीटर है, मीडियम अगर तो 15 to 20 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होनी चाहिए, और डीप फ्लोइंग अगर हम कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ होगी 25 to 30 सेंटीमीटर, नॉट अबव द 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा। चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इपीजियल जर्मिनेशन ऑकर। इपीजियल जर्मिनेशन कौन से क्रॉप में पाया जाता है वो आपको बताना है। राइस या मैंगो या सोयाबीन या मेज या फिर व्हीट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, बाकी राइस, मैंगो, मेज और व्हीट में हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज देयर, ठीक है। तो ये देखिए
इपिजियल जर्मिनेशन है, मतलब सोइंग करने के बाद जो कॉटिलेडन है वो ऊपर आएगा और फिर रूट्स वगैरह निकलेंगे नीचे, ठीक है। सोइंग करने के बाद कॉटिलेडन है जो ऊपर आएगा, तो इसको इपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन हम कहते हैं। अब हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन में कॉटिलेडन ऊपर नहीं आएगा, कॉटिलेडन जमीन के नीचे ही रहेगी और अंदर फिर रूट फॉर्मेशन होके फिर लीव्स वगैरह बाहर आएंगे, ठीक है। तो इपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में ये फर्क है। जो सीड है कॉटिलेडन है, इपिजियल में जमीन के बाहर आते हैं और हाइपोजियल में जमीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सितु ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज। एक्स सितु ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, उड़द ग्राम, सुबाबुल, काउपी, 5 ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है सुबाबुल, ठीक है। सुबाबुल इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन सितु है। इन सितु ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कौन से? धाइंसा है, क्लस्टर बीन है, सन हेम्प है, काउपी है, बरसीम है, लूसर्न है। ये सभी जो है इन सितु ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। अब इन सितु का मतलब क्या है? पहले हम मतलब समझ लेते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप का, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, ठीक है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, जो मैन्योर वगैरह हम देना है हमको प्लांट को, तो फिर हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, कोई जमीन है, उस जमीन के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई क्रॉप उगाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए ये जमीन है, इस जमीन में हमने कुछ क्रॉप उगाया है, ठीक है। हमने क्या उगाया है, समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे काउपी उगाया है, सोइंग की है। तो काउपी उगने के बाद हम क्या करेंगे, उसके फ्लावरिंग के पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे गाड़ देंगे जमीन के अंदर, ठीक है। जमीन के अंदर गाड़ने से क्या होगा, यहाँ पे मैन्योर क्रॉप तैयार हो जाएगा, जो ग्रीन प्लांट है उससे मैन्योर तैयार होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। और अपने खेत के अंदर ही हमने क्या किया है, उसको सोइंग करके अपने खेत के अंदर ही उसको गाड़ दिया है, इस वजह से वो हो जाएगा इन सितु, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब एक्स सितु कौन से हम एक बार देखते हैं, ठीक है। तो एक्स सितु कौन से वो देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है सुबाबुल है, मदर ऑफ कोको है, सीतागठी है, करंज है, पोंगेमिया है और चक्रमर्द भी है, ठीक है। ये जो क्रॉप है वो एक्स सितु है। मतलब एक्स सितु का मतलब क्या है वो एक बार हम समझ लेते हैं। समझ लीजिए ये अपनी फील्ड है, हमें यहाँ पे ग्रीन मैन्योर क्रॉप डालना है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, बाहर से कोई भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप लेके आएंगे, ठीक है। जैसे सुबाबुल है, सुबाबुल कहीं पे ग्रो किया हुआ है, समझो यहाँ पे ग्रो किया हुआ है सुबाबुल, तो हम यहाँ से उसको कलेक्ट करेंगे और फिर अपने खेत में आके इसको क्या करेंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, अपनी जमीन को जो न्यूट्रिएंट है वो पूरा मिलेगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें और अच्छे से हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। लेकिन हमने ये बाहर से लेके आकर अपने जमीन के अंदर गाड़ दिया है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं एक्स सितु ग्रीन मैन्योर क्रॉप। इन सितु में अपने ही फील्ड में हम ग्रो करेंगे और अपने फील्ड में हम उसको गाड़ देंगे। एक सितु में मीन्स हम बाहर से उस ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लेके आएंगे और फिर अपने फील्ड में उसको गाड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो पर्पज है वो आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अपना 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। डैम्पिंग ऑफ इन टोमेटो ऑकर ड्यू टू। डैम्पिंग ऑफ जो डिसीज है टोमेटो में किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस और वायरॉइड। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका जवाब है फंगी, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ जो डिसीज है वो फंगी की वजह से होता है टोमेटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड एज। पहला जो ऑप्शन है ब्लांचिंग, टोपिंग, फिर पिंचिंग, डिसकरिंग,
या फिर इमास्कुलेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है इमास्कुलेशन। इसका जो सही जवाब है वो है इमास्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड एज इमास्कुलेशन। तो ये हम क्यों करते हैं, इमास्कुलेशन क्यों किया जाता है? तो इसकी एक वजह है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बहुत से जो स्पीसीज है वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ब्रीडर को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, डिजायरेबल ट्रेड्स हमें नहीं मिलता, इस वजह से फिर हम उसके एंथर्स निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो जो पॉलिनेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, इस वजह से एंथर्स हमें निकालने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉप्सी इन फिशेस इज कॉज्ड बाय। ड्रॉप्सी जो है वो फिशेस में किससे कॉज होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो ये जो डिसीज है ड्रॉप्सी, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है एरोमोनास। ठीक है, एरोमोनास जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की वजह से ये ड्रॉप्सी डिसीज जो है वो होता है। ठीक है, एरोमोनास। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब हम देख रहे हैं आगे, ड्रॉप्सी इन फिश। इसके जो सिम्टम है वो कैसे होते हैं, स्वेलिंग ऑफ द बेली और द होल बॉडी। जो फिशेस होती है उनकी पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। उसके बाद स्केल्स में बिगिन टू प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है वो स्केल्स जो है उस बॉडी से निकलने लगते हैं। ठीक है, तीसरा सिम्टम दिखता है हमें बिकम लिथार्जिक, मतलब उनमें एनर्जी कुछ नहीं होती, एक जगह पे ही हमको वो दिखते हैं, एक जगह पे पड़े हुए। फिश में आल्सो लूज देयर एपेटाइट। ठीक है, जो उनके डाइजेशन है वो भी खराब हो जाता है, एपेटाइट उनका लूज हो जाता है पूरा। मे इवन हैव संकन आइज, जो आइज है वो अंदर की तरफ गई हुई हमें दिखती है। देन आइज में बिगिन टू स्वेल एंड बल्ज। बहुत सारे केसेस में जो आइज है उनकी वो स्वेल करते हुए या बाहर की तरफ खुली हुई हमें दिखती है, जिसमें सूजन दिखती है हमें। तो ये जो है ड्रॉप्सी डिसीज के जो सिम्टम है वो थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप, लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।